उसमें डाउट होगा तब क्वेश्चन नंबर लिखिएगा, या आपको क्या करना है, वाई टाइप करना है। अगर क्वेश्चन में डाउट नहीं होगा तो आपको कुछ भी टाइप नहीं करना है। अगर आपको डाउट होगा तभी आपको वाई टाइप करना है या क्वेश्चन नंबर टाइप करना है। अगर डाउट नहीं होगा तो कुछ भी टाइप नहीं करना है। ठीक है, चलिए, तो ये जो क्वेश्चन 6.1 है, इसमें क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 5। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 पे आ जाते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 5 दोनों एक ही के जैसा है, दोनों एक ही जैसा है। चलिए ध्यान देंगे, जिस भी आकृति में मैंने बताया था आपको, जिस भी आकृति में 90 डिग्री का कोण, जैसे इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं हम लोग 90 डिग्री का कोण। ये अगर ऐसा दिया रहे तो 90 डिग्री लिखा है या नहीं लिखा है, 90 डिग्री लिखा रहा है या नहीं लिखा रहा है, ये किसका साइन होता है, किसका चिन्ह होता है, तो ये 90 डिग्री का चिन्ह होता है। और हमें पता है जिस भी त्रिभुज में एक 90 डिग्री का कोण होता है तो किस प्रकार का त्रिभुज होता है, सारे बच्चे बताएंगे ये किस प्रकार त्रिभुज है। बहुत बढ़िया, किस प्रकार त्रिभुज है, ये आपकी समकोण त्रिभुज है। ये आपकी किस प्रकार त्रिभुज है, तो ये आपकी जो है समकोण त्रिभुज है, राइट एंगल ट्रायंगल है, राइट एंगल ट्रायंगल है। आगे समझ में सारे बच्चों को, बहुत बढ़िया। इसी प्रकार से जो ये सेकेंड वाली थी, इसमें भी देखिए 90 डिग्री कोण है, यानी ये भी किस प्रकार त्रिभुज है, ये भी आपकी समकोण त्रिभुज है। ठीक है, बहुत बढ़िया। क्वेश्चन नंबर 6 सभी को आ गया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। चलिए अब आते हैं प्रश्नावली 7.1। सारे बच्चे बताएंगे प्रश्नावली 7.1 सभी का हो गया, सभी का हो गया। अगर सभी का हो गया तो वाई टाइप करेंगे। चलिए अगर सबका हो गया है तो बताएंगे इसमें कितने विषमबाहु त्रिभुज है, कितने विषमबाहु त्रिभुज है, सारे बच्चे चैट बॉक्स में बताएंगे कितने विषमबाहु त्रिभुज है। बहुत बढ़िया, कितने विषमबाहु त्रिभुज है देख लीजिए। देखिए यहाँ पे देखिए, विषमबाहु त्रिभुज जो होता है ऐसा त्रिभुज जिनके तीनों भुजाएं अलग अलग हो। देखिए इसके पास क्या है, देखिए तीनों भुजाएं अलग अलग है, यानी ये क्या हो गया, ये आपका विषमबाहु त्रिभुज है। इसकी तीनों भुजाएं सेम है मतलब ये नहीं होगा, इसका दो भुजाएं सेम है मतलब ये भी नहीं होगा, इसकी तीनों भुजाएं अलग अलग है मतलब ये भी हो जाएगा, इसका तीनों भुजाएं सेम है मतलब ये नहीं होगा, इसका दो भुजाएं सेम है मतलब ये भी नहीं होगा, इसका दो भुजा सेम है ये भी नहीं होगा, इसका भी दो भुजा सेम है ये भी नहीं होगा। देखिए इसका तीनों भुजाएं जो है सेम है, सॉरी तीनों भुजाएं अलग अलग है मतलब ये भी हो जाएगा, इसका दो भुजा सेम है ये नहीं होगा, इसका तीनों भुजाएं अलग अलग है मतलब ये भी हो जाएगा, और इसका भी तीनों भुजाएं जो है अलग अलग है मतलब ये भी हो जाएगा। तो टोटल कितने हैं इसमें, तो टोटल यहाँ पे ये हो गया 1, ये हो गया 2, ये हो गया आपका 3, ये हो गया 4, ये हो गया 5। तो टोटल कुल 5 विषमबाहु त्रिभुज हैं। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, तो अधिकतर बच्चों ने इसको बना लिया था, बहुत बढ़िया। चलिए इसी प्रकार प्रश्नावली 7.2 क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 4। अच्छा क्वेश्चन नंबर 2 बता, चलिए एक बता दूंगा, एक ही की जैसा सारा का सारा प्रश्न है। इसमें बोला हुआ है कि निम्नलिखित में से जो प्रश्न दिया हुआ है कौन सा कथन जो है सत्य है। ठीक है, तो सारे के सारे बच्चे बताएंगे कि जो ये दिया हुआ देखिए है 9 सेंटीमीटर, ये 6 सेंटीमीटर और ये 5 सेंटीमीटर। इसका मतलब ये है कि यहाँ पे तीनों की तीनों भुजाएं जो हैं अलग अलग हैं, मतलब ये किस प्रकार की आकृति है, किस प्रकार की त्रिभुज है, तो विषमबाहु त्रिभुज है, स्केलन ट्रायंगल है। किस प्रकार ट्रायंगल है, स्केलन ट्रायंगल है, विषमबाहु त्रिभुज है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे क्या बोला है, यहाँ पे तो बोला है कि यह विषमबाहु त्रिभुज नहीं है, लेकिन ये तो विषमबाहु त्रिभुज है। तो क्या ये स्टेटमेंट सत्य है, क्या ये कथन सत्य है? अगर सत्य है तो टी टाइप कीजिए, अगर असत्य है तो एफ टाइप कीजिए। अगर ये सत्य है तो टी टाइप कीजिए, अगर असत्य है तो एफ टाइप कीजिए। बहुत बढ़िया, क्या है ये असत्य है, क्योंकि ये तो विषमबाहु त्रिभुज है, क्योंकि ये तो विषमबाहु त्रिभुज है। आगे सारे बच्चों को समझ में, इसी प्रकार से ये सारे प्रश्न आपको बनाने हैं। तो आशा करते हैं कि ये सारे प्रश्न आप अच्छे से बना लीजिएगा। ठीक है, चलिए अब आते हैं हम लोग प्रश्नावली 8.1। प्रश्नावली 8.1 सारे बच्चे ध्यान देंगे, सारे बच्चे ध्यान देंगे। चलिए बताइए सारे बच्चे, जितने बच्चों ने इसका आंसर बताया है, बनाया है,
सारे बच्चे बताएंगे कि कितनी इसमें समद्विबाहु त्रिभुज है, कितनी इसमें समद्विबाहु त्रिभुज है। मुझे पता था कि अधिकतर बच्चे जो हैं इसको गलत करेंगे। चलिए, इसको बताने से पहले मैं आपको थोड़ा बहुत समद्विबाहु त्रिभुज के बारे में बता देता हूं। ध्यान दीजिए, देखिए समद्विबाहु त्रिभुज, समद्विबाहु का मतलब होता है, सम मतलब होता है बराबर, और द्वि मतलब होता है दो, और बाहु मतलब होता है भुजा। ऐसा त्रिभुज जिसकी दो भुजाएं बराबर हो। मतलब मान लीजिएगा ये त्रिभुज है, जैसे कि एक भुजा ये हो गई, एक भुजा ये हो गई, और ये भुजा बराबर नहीं है, मतलब जिसकी दो भुजा बराबर हो, उसे क्या कहते हैं? उससे कहते हैं समद्विबाहु त्रिभुज। चलिए ठीक है, मान लिए। अब देखिए, मान लीजिए यहाँ पर गया समबाहु त्रिभुज, समबाहु त्रिभुज। ठीक है, बताइए समबाहु त्रिभुज क्या होता है? जिसकी तीनों की तीनों भुजाएं जो है बराबर हो, जिसकी तीनों की तीनों भुजाएं जो है बराबर हो। इसका मतलब ये हुआ कि अगर आप इसको ध्यान से देखेंगे तो इसकी भी देखिए, ये भुजा और ये भुजा क्या है? बराबर है। इसका मतलब ये हुआ कि जितने के जितने समबाहु त्रिभुज है, क्या इनको हम लोग समद्विबाहु त्रिभुज बोल सकते हैं? अगर समबाहु त्रिभुज को समद्विबाहु त्रिभुज बोल सकते हैं तो चैट बॉक्स में वाई टाइप कीजिए। अगर हम लोग समबाहु त्रिभुज को समद्विबाहु त्रिभुज बोल सकते हैं तो चैट बॉक्स में वाई टाइप कीजिए। हाँ, हम लोग बोल सकते हैं। क्यों बोल सकते हैं? क्योंकि देखिए, इसकी भी दो भुजा बराबर है। तीसरी भुजा के बारे में हमको बात नहीं करनी, हमको दो ही भुजा के बारे में बात करना है। यानी जितनी भी समबाहु त्रिभुज होती हैं, सारे के सारे समद्विबाहु त्रिभुज होते हैं, क्योंकि समद्विबाहु त्रिभुज के लिए हमको सिर्फ के सिर्फ दो भुजा देखनी है जो कि बराबर होनी चाहिए। अगर वो समबाहु त्रिभुज है तो और अच्छा है, क्योंकि सारे के सारे समबाहु त्रिभुज समद्विबाहु त्रिभुज होते हैं। इसी के वजह से आपने ये प्रश्न जो है गलत कर दिया है। चलिए देखते हैं, चलिए देखते हैं हम लोग यहाँ पे। देखिए सबसे पहला क्या है, ये देखिए दो भुजा बराबर, इसका मतलब क्या है? ये आपका समद्विबाहु त्रिभुज है। इसमें तीनों भुजा अलग, यानी ये नहीं है। लेकिन देखिए इसमें दो भुजा बराबर, इसका मतलब ये क्या है? ये आपका समद्विबाहु त्रिभुज है। अब आता है सबसे महत्वपूर्ण, यहाँ पे तो तीनों भुजा बराबर है। अभी अभी मैंने बताया कि सारे के सारे जो होती हैं, सारे के सारे जो समबाहु त्रिभुज होती हैं, वो सभी के सभी क्या होते हैं? समद्विबाहु। क्योंकि देखिए इसमें भी देखिए दो भुजा क्या है? दो भुजा बराबर। इसका मतलब क्या है? ये भी जो है आपका, ये भी जो है आपका समद्विबाहु त्रिभुज है। उसी प्रकार ये इसमें कोई भुजा बराबर नहीं, यानी ये नहीं होगा। इसी पर देखिए इसमें दो भुजा बराबर, मतलब ये भी आपका क्या है? समद्विबाहु त्रिभुज है। इसमें भी देखिए दो भुजा बराबर, एक भुजा ये हो गया, एक भुजा ये हो गया, मतलब कि इसमें भी दो भुजा बराबर है, यानी ये भी हो गया समद्विबाहु त्रिभुज। इसमें भी देखिए दो भुजा बराबर, एक भुजा ये, एक भुजा ये, यानी ये भी हो गया आपका समद्विबाहु त्रिभुज। उसी प्रकार ये भी देखिए दो भुजा बराबर, एक भुजा ये, एक भुजा ये, यानी ये भी हो गया आपका समद्विबाहु त्रिभुज। तो इस प्रकार बताइए सारे बच्चे कि कितनी इसमें समद्विबाहु त्रिभुज हो गई? तो ये हो गया 1 2 3 4 5 6 7। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। चलिए अब सारे बच्चों का डाउट क्लियर हो गया होगा कि 7 क्यों आ रहा है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। चलिए, बहुत बच्चे 5 बोल रहे थे, इसलिए 5 बोल रहे थे ताकि वो इन दोनों त्रिभुज को नहीं ले रहे थे, क्योंकि समबाहु त्रिभुज था। लेकिन अभी उनको समझ में आ गया है कि जितनी भी समबाहु त्रिभुज होती हैं, सारे के सारे समद्विबाहु त्रिभुज भी होती है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। चलिए सारे बच्चे इसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे, सारे के सारे बच्चे इसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे, ताकि जब भी इस प्रश्न को करने जाए आपके दिमाग में ये रहना चाहिए कि सारे के सारे समबाहु त्रिभुज समद्विबाहु त्रिभुज कहलाते हैं। बहुत बढ़िया। चलिए इसी प्रकार से प्रश्नवाली 8.2, क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 4। चलिए एक बताया हूं आपको, एक बताया हूं। देखिए उसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर 3 बताया हूं, ध्यान दीजिए। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, यहाँ पे देखिए क्या दिया है। देखिए एक दिया है आपको 3 सेंटीमीटर, दूसरा दिया है 3 सेंटीमीटर। इसका मतलब किसी भी त्रिभुज की अगर दो भुजाएं बराबर होती हैं तो किस प्रकार की त्रिभुज कहलाती हैं? तो वो आपकी समद्विबाहु त्रिभुज कहलाती हैं। समद्विबाहु त्रिभुज कहलाती है। यानी ये किस प्रकार त्रिभुज है? ये आपकी समद्विबाहु
त्रिभुज है। लेकिन यहाँ पे जो स्टेटमेंट लिखा है ये क्या लिखा है, ये लिखा है यह समद्विबाहु त्रिभुज नहीं है। लेकिन ये तो समद्विबाहु त्रिभुज है। तो सारे सारे बच्चे बताएंगे ये ट्रू है या फॉल्स है, ये सत्य कथन है या फॉल्स कथन है। अगर फॉल्स है तो एफ डालिए, असत्य है तो एफ डालिए। बहुत बढ़िया, मतलब किस प्रकार का कथन है, ये असत्य है क्योंकि ये तो समद्विबाहु त्रिभुज है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। चलिए, तो आशा करते हैं कि आपको ये सारे के सारा होमवर्क समझ में आ गया होगा और आपने बना के भी आए होंगे। ठीक है, तो यहां तक हम लोगों ने पिछले क्लास में होमवर्क दिया था जो कि आपने बनाया था। अब हम लोग डिस्कस कर लेते हैं कि मैंने पिछले क्लास में आपको क्या पढ़ाया था। तो मैंने पिछले क्लास में आपको पढ़ाया था पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस प्रमेय। क्या पढ़ाया था, पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस प्रमेय। अब ये क्या होता था, चलिए डिस्कस कर लेते हैं। इसमें बहुत बच्चों को कहाँ दिक्कतें आ रही थी, कहाँ समस्याएं आ रही थी, तो वो मुझे ये पता चला कि उनको वर्ग निकालने और वर्गमूल निकालने नहीं आ रहा है। उनको वर्ग निकालने और वर्गमूल निकालने नहीं आ रहा है, मतलब कि उनको स्क्वायर निकालने और वर्ग निकालने नहीं आ रहा है। तो सबसे पहले क्या करते हैं हम लोग, यही सीख लेते हैं। तो सारे बच्चे बताएंगे 2 का वर्ग, 2 का स्क्वायर क्या होगा। देखिए 2 का वर्ग का मतलब होता है 2 गुने 2, कितना होगा, 4 होगा। उसी प्रकार सारे सारे बच्चे बताएंगे कि 6 का वर्ग, 6 का स्क्वायर क्या होगा, 6 गुने 6। इसका मतलब होता है इसको 2 बार गुना करना। क्या होता है, 60 36 12 नहीं होगा, ये 12 नहीं होगा। इसका मतलब होगा 6 को 2 बार गुना करना है। ठीक है, इसी प्रकार सभी सभी बच्चे बताएंगे 8 का वर्ग, 8 का स्क्वायर कितना होगा। इसका मतलब होता है 8 को 2 बार गुना करना है। 8 गुने 8 कितना होगा, 64। बहुत बढ़िया। चलिए, इसी प्रकार 12 का वर्ग कितना होगा, सारे बच्चे बताएंगे। 12 का वर्ग का मतलब होगा 12 गुने 12 कितना होगा, 144। बहुत बढ़िया। चलिए, इसी प्रकार मान लीजिए अगर मैं बोलूं आपको 16 का वर्ग, इसका मतलब क्या होगा, 16 गुने 16। तो देखते हैं गुना कर लेते हैं हम लोग। चलिए 16 गुने 16 गुना कर देते हैं हम लोग। देखिए 36, हाथ में लगा 3, 6 6 3 9, फिर 1 6 6, 1 एकम 1। अब यहाँ हो गया 6 9 6 15, हाथ में लगा 1 और 1 1 हो गया 2, 256। कितना हो गया, 256। मतलब 16 का वर्ग कितना होता है, 256। आगे समझ में, तो इसको कहते हैं वर्ग। ऐसे हम लोग वर्ग निकालते हैं। आगे सारे बच्चों को समझ में, अगर सारे बच्चों को यहां तक समझ में आ गया है तो चैट बॉक्स में वाई टाइप करने से पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। चलिए, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। चलिए अब हम लोग सीखते हैं वर्गमूल कैसे निकालते हैं, स्क्वायर रूट कैसे निकालते हैं। क्या निकालते हैं, वर्गमूल, स्क्वायर रूट। ठीक है, स्क्वायर रूट कैसे निकालते हैं। बहुत बढ़िया। चलिए ध्यान देंगे सारे बच्चे। अब देखिए इसका मतलब क्या होगा। देखिए मान लीजिए अगर बस आपके पास एक्स स्क्वायर बराबर 4 दिया है और मैं आपसे पूछूं कि एक्स का मान क्या होगा, मैं आपसे पूछूं कि एक्स का मान क्या होगा, सारे बच्चे क्या कुछ बताएंगे। अगर आपके पास एक्स स्क्वायर बराबर 4 दिया हुआ है तो एक्स का मान कितना होगा, एक्स का मान कितना होगा, एक्स का मान कितना होगा। बहुत बढ़िया, बहुत बच्चे सही उत्तर दे रहे हैं। कितना होगा, 4 होगा। कैसे हुआ, चलिए देख लेते हैं। देखिए कभी भी अगर आपके पास ये वर्ग दिया हुआ है और इसको हटाना है तो हम लोग क्या करते हैं, दूसरी तरफ हम लोग इसके ऊपर क्या करते हैं, स्क्वायर रूट चढ़ाते हैं, वर्गमूल चढ़ाते हैं, रूट चढ़ा देते हैं। कभी भी अगर ये 2 हटाना रहता है तो इसको दूसरी तरफ ला के क्या करते हैं, स्क्वायर रूट चढ़ा देते हैं। अब बहुत बच्चों के मन में ये प्रश्न आ रहा होगा कि सर इसको कैसे सॉल्व करते हैं। चलिए मैं बताता हूँ आपको। जब भी आपको स्क्वायर रूट या रूट में दिखे तो आपको जो रूट के अंदर वाली होती है संख्या, इसकी क्या करनी है, आपको गुणनखंड निकालनी है। इसकी क्या करनी है, आपको गुणनखंड निकालनी है। ठीक है, अपना माइक ऑफ रखें। बहुत बढ़िया। चलिए, तो 4 का क्या होगा, 4 का होगा 2 दूनी 4, यानी 4 का क्या गुणनखंड हो जाएगा, 2 गुने 2। यानी रूट 4 की जगह क्या लिखेंगे, रूट 4 की जगह लिखेंगे हम लोग 2 गुने 2। और देखिए अगर ये रूट के अंदर, ये वर्गमूल के अंदर जो है अगर पेयर में हो, जोड़ा में हो तो एक बाहर निकल जाता है। देखिए क्या है, ये जोड़ा में है, पेयर में है तो एक बाहर निकल जाएगा। तो कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। मान लो एक्स का मान कितना हो जाएगा, एक्स का मान हो गया
2। सारे के सारे बच्चे इस पेज का स्क्रीनशॉट लेंगे, सारे के सारे बच्चे इस पेज का स्क्रीनशॉट लेंगे, ठीक है, और चैट बॉक्स में वाई टाइप करेंगे। बहुत बढ़िया। चलिए इसी प्रकार से अगर आपके पास मैं बोलूं कि एक्स स्क्वायर बराबर 9 है, तो एक्स के मान कितने सारे जुड़ जाएंगे? अगर एक्स स्क्वायर बराबर 9 है तो एक्स का मान कितना होगा? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। कैसे? देखिए, अगर ये वर्ग दिया हुआ है तो इसको क्या करेंगे, दूसरी तरफ हम लोग रूट लगा देंगे। जब इसको हटाएंगे तो क्या करेंगे, दूसरी तरफ रूट लगा देंगे। अब रूट को कैसे सॉल्व करते हैं, तो हम लोग इसका फैक्टर करते हैं, गुणनखंड करते हैं। तो ये होगा 3 त्रिका 9, यानी 9 का क्या गुणनखंड होगा, 3 गुने 3। यानी यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग, x बराबर लिखेंगे 3 गुने 3। ठीक है, अब ये जो है जोड़ा में है, तो जोड़ा में से क्या होगा, एक बाहर निकल जाएगा। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, x बराबर हो जाएगा 3। आगे समझ में? चलिए इसी प्रकार सारे सारे बच्चे बताएंगे एक्स स्क्वायर बराबर, अगर आपके पास दे दे 576, अगर आपके पास दे दे एक्स बराबर 576, तो एक्स का मान कितना होगा? एक्स का मान कितना होगा? सारे चिल्ड्रन बताएंगे। चलिए जल्दी जल्दी अपने कॉपी में कर बताएंगे, जल्दी जल्दी अपने कॉपी में करें इसको। तो कभी भी अगर ऐसा दिया रहेगा तो हम क्या करेंगे, कभी अगर आपके पास अगर ऐसा दिया रहेगा क्या करेंगे, ये जो है दो वर्ग जो है इसको क्या करेंगे, हटाने के लिए क्या करेंगे, दूसरी तरफ हम लोग रूट चढ़ा देंगे, दूसरी तरफ हम लोग रूट चढ़ा देंगे। जैसे रूट चढ़ाया मैं क्या करूंगा, इसका गुणनखंड निकालूंगा। देखते हैं गुणनखंड निकालते हैं। तो ये होगा, बहुत बच्चे आंसर सही दे रहे हैं। ये होगा 2 दूनी 4, 2 अठे 16, 2 अठे 16। फिर देखते हैं 2 एकम 2, 2 चौका 8, 2 चौका 8। फिर देखते हैं हम लोग 2 से देखते हैं, तो 2 सत्ते 14, 2 दूनी 4। फिर देखते हैं हम लोग 2 तिहाई 6, 2 छक्के 12। फिर देखते हैं 2 से 18 दूनी 36। फिर देखते हैं 2 नवा 18, और फिर देखते हैं 3 त्रिका 9। इसका मतलब जो है 576 का फैक्टर बहुत ही बड़ा हो गया। कितना हो गया देख लेते हैं। देखिए यहाँ से 2 2 गो 2, यहाँ से 2 2, यहाँ से 2 2, मतलब कि टोटल कितने 6 हैं। 2 दूनी 2, 2 2 2, कितनी है टोटल 6 है। और यहाँ से कितनी है टोटल, क्या है 2 3 है। ठीक है, चलिए अब हमको पता है कि अगर रूट के अंदर जोड़ा होता है तो एक बाहर निकल जाता है। चलिए बाहर निकलते हैं। देखिए इन दोनों को मिलाकर एक बाहर 2 हो गया, इन दोनों को मिलाकर एक बाहर 2 हो गया, इन दोनों को मिलाकर एक बाहर 2 हो गया, और इन दोनों को मिलाकर एक बाहर 3 हो गया। तो ये कितना होगा, ये होगा आपके पास 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, और 8 त्रिका 24, 8 त्रिका 24। मतलब एक्स का मान कितना आएगा, एक्स का मान आ जाएगा 24। अगर यहां तक सारे बच्चों को समझ में आ गया है, यहां तक सारे बच्चों को समझ में आ गया है, तो इसका स्क्रीनशॉट लेंगे और चैट बॉक्स में वाई टाइप करेंगे। इसका स्क्रीनशॉट लेंगे और चैट बॉक्स में वाई टाइप करेंगे। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। आगे सारे बच्चों समझ में? चलिए ठीक है, तो यही दोनों चीजों में सारे बच्चों को प्रॉब्लम आ रही थी। अब मैं आपको पाइथागोरस थ्योरम पढ़ाऊंगा, पाइथागोरस प्रमेय पढ़ाऊंगा, तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा कि कैसे इसको सॉल्व करते हैं। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं कि जो पाइथागोरस थ्योरम होता है, पाइथागोरस प्रमेय होता है, वो किसके लिए अप्लीकेबल होता है, किसके लिए, किस त्रिभुज पर लागू होता है, सारे बताएंगे। जो पाइथागोरस थ्योरम होता है, जो पाइथागोरस प्रमेय होता है, वो किस त्रिभुज पे लागू होता है, किस त्रिभुज के लिए अप्लीकेबल होता है, राइट एंगल समकोण त्रिभुज के लिए अप्लीकेबल होता है। मैंने आपके लिए एक समकोण त्रिभुज बना लिया। चलिए अब आप बताइए कि दी हुई जो त्रिभुज है, इसमें कौन सी भुजा जो है आपकी कर्ण है, कौन सी भुजा जो है आपकी हाइपोटेन्यूस है, कौन सी भुजा जो आपकी हाइपोटेन्यूस है। बहुत बढ़िया, कौन सी भुजा है, एसी भुजा जो है आपकी हाइपोटेन्यूस। मतलब जो 90 डिग्री के सामने होता है वो कौन सा होता है, जो 90 डिग्री के सामने होता है वही आपकी कर्ण कहलाता है। ठीक है, बाकी दो भुजा, एक भुजा को कहते हैं हम लोग लंब और दूसरी भुजा को कहते हैं आधार। एक भुजा को कहते हैं लंब और दूसरी भुजा को कहते हैं आधार। बहुत बढ़िया। जो बच्चे लेट से ज्वाइन हो रहे हैं उनको मैं बता देना चाहता हूं कि मैं अभी तक कुछ नहीं पढ़ा है, मैं पिछले क्लास वाला ही रिवीजन करा रहा हूं, जो रिवीजन में क्या है, पाइथागोरस प्रमेय। ठीक है, चलिए अब मैंने आपको पिछले क्लास में बताया था कि किसी भी त्रिभुज में, इस त्रिभुज में जो सबसे बड़ी भुजा होती है कौन सी होती है, सारे बच्चे बताएंगे। इस त्रिभुज में जो सबसे बड़ी भुजा होती है कौन सी होती है, जल्दी बताएंगे, कर्ण होती है। बहुत बढ़िया।
मतलब कि अगर आपको कर्ण का निकालना है मान, तो क्या करना पड़ेगा आपको, कर्ण का वर्ग करना पड़ेगा, जो बराबर होता है लंब का वर्ग, जो बराबर होता है लंब का वर्ग प्लस आधार के वर्ग के बराबर होता है, आधार के वर्ग के बराबर होता है। ठीक है ना। चलिए, अगर यहां तक अगर आपको समझ में आ गया है, तो मैं क्या करता हूं, आपको एक प्रश्न देता हूं। मान लेते हैं अगर ये ए है, ये बी है और ये सी है, और ये क्या है 90 डिग्री है, ये क्या है 90 डिग्री है, और इसको मैं मान लेता हूं ये हो गया 3, ये हो गया आपके पास 4। आपको इसका मान निकालना, चलिए मान लेते हैं इसको x, क्या मान लिया x। सारे बच्चे x का मान निकालेंगे, सारे सारे बच्चे क्या करेंगे x का मान निकालेंगे, जल्दी जल्दी मान निकालेंगे। बहुत बढ़िया, बहुत बच्चे हम जानते थे बहुत बच्चे इसको गलत करेंगे, चलिए मैं सिखा देता हूं सारे बच्चों को। चलिए, बहुत बच्चे इसका आंसर जो है गलत कर रहे हैं, चलिए ध्यान देंगे सारे बच्चे क्या होता है। देखिए, ये 90 डिग्री के सामने वाला क्या होता है, ये 90 डिग्री के सामने वाला जो होता है आपका कर्ण होता है, 90 डिग्री के सामने वाला क्या होता है, कर्ण होता है। ठीक है, और जो दो भुजा बच जाती है, इसको एक को बोलते हैं लंब और दूसरा को क्या बोलते हैं, दूसरा को बोलते हैं आधार, दूसरा को क्या बोलते हैं आधार। और मतलब कि हमको एक्स का मान निकालना है, एक्स क्या है यहाँ पे, एक्स यहाँ पे कर्ण है, यानी हमको कर्ण का निकालना है मान, तो यानी कर्ण का स्क्वायर किसके किसके बराबर होता है, लंब का स्क्वायर, लंब का वर्ग प्लस आधार के वर्ग के बराबर होता है, आधार के वर्ग के बराबर होता है। इसका मतलब यहाँ पे देख सकते हैं आप कि कर्ण कितना दिया है, कर्ण दिया x, मतलब x का वर्ग किसके बराबर होगा, लंब, लंब कितना दिया, लंब दिया 3 का वर्ग प्लस आधार कितना दिया 4 का वर्ग। तो सारे के सारे बच्चे बताएंगे, सारे के सारे बच्चे बताएंगे कि 3 का वर्ग कितना होगा, 3 का वर्ग कितना होगा, सारे चीज बताएंगे। कैसे वर्ग निकालते हैं, तो वर्ग निकालने के लिए हम क्या करते हैं 3 गुने 3 लिख देंगे, तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 9। उसी प्रकार 4 का वर्ग कितना होगा, उसी प्रकार 4 का वर्ग कितना होगा, सारे बच्चे बताएंगे। उसी प्रकार 4 का वर्ग हुआ, मतलब कि 4 को 2 बार गुना करेंगे, कितना हो जाएगा 16। 4 का वर्ग कितना हो जाएगा 16। इस प्रकार अगर हम 9 और 16 को जोड़ेंगे कितना आ जाएगा, 9 16 को जोड़ेंगे तो आपके पास आ जाएगा 25, कितना आ जाएगा 25। मतलब अब आपके पास आ गया एक्स स्क्वायर बराबर 25। लेकिन आपको एक्स का मान निकालना है, ना कि एक्स स्क्वायर का मान निकालना है। तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग क्या करेंगे, स्क्वायर हटाने के लिए क्या करेंगे, दूसरी तरफ हम लोग रूट लगा देंगे, दूसरी तरफ हम क्या करेंगे रूट लगा देंगे। अब रूट 25 मान कैसे निकालेंगे, तो हम लोग क्या करते हैं 25 का इधर गुणनखंड निकाल देते हैं, क्या होता है 5 गुने 5, 5 गुने 5। तो 5 गुने 5 में से क्या करेंगे, दो जोड़ा बनाएंगे, देखिए ये दोनों जोड़ा है, तो एक इससे बाहर निकल जाएगा, तो कितना हो जाएगा इसका आंसर, एक्स का मान आ जाएगा 5, एक्स का मान कितना आ जाएगा, एक्स का मान आ जाएगा 5। अगर सारे बच्चों को यह समझ में आ गया है, तो इसका स्क्रीनशॉट लेंगे और चैट बॉक्स में वाई टाइप करेंगे। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत ही सरल है, बहुत ही सरल है, बहुत ही सरल है। अगर सारे बच्चों को ये समझ में आ गया है, तो चैट बॉक्स में वाई टाइप करेंगे स्क्रीनशॉट लेकर। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। चलिए, इसी प्रकार से, इसी प्रकार से जो ये दिया हुआ है, इसी को हम लोग बोलते हैं पाइथागोरस। कोई बच्चे अपना माइक ऑफ रखेंगे, कोई बच्चे अपना माइक ऑन नहीं करेगा, तो इसी को हम लोग बोलते हैं, इसी को बोलते हैं हम लोग पाइथागोरस प्रमेय, पाइथागोरस थ्योरम। कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग को ही बोलते हैं पाइथागोरस प्रमेय। अब आती है बात कि सर क्या हमेशा हमको कर्ण ही निकालने को बोलता है, क्या हमेशा हमको कर्ण ही निकालने को बोलता है, नहीं। अगर आपको मान लीजिए अगर आधार निकालने के लिए बोल दे, अगर आपको मान लीजिए आधार निकालने के लिए बोल दीजिए, लेकिन यहाँ पे आधार क्या है, ये आधार यहाँ पे तो प्लस में है, यहाँ पे आधार क्या है प्लस में है, और ये भी प्लस में है, तो इसको क्या करते हैं हम लोग लंब को दूसरी तरफ माइनस कर देते हैं। यानी अगर हमको बोल दे, यानी अगर हमको बोल दे आधार निकालने के लिए, तो क्या करेंगे लंब को दूसरी तरफ लाकर माइनस कर देंगे, लंब को दूसरी तरफ लाकर माइनस कर देंगे। यानी ये हो जाएगा आपके पास, यानी ये हो जाएगा आपके पास कर्ण का वर्ग माइनस लंब का वर्ग किसके बराबर हो जाएगा, आधार के बराबर हो जाएगा। तो क्या करते हैं, मैं इसको सीधा करके लिख देता हूं, इसमें सीधा करके लिख देता हूं, ऐसे लिख देता हूं, आधार का वर्ग जो बराबर दिया है, किसके दिया है आधार का वर्ग, कर्ण का वर्ग, कर्ण का वर्ग माइनस
लंब के वर्ग के बराबर होता है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर आपको छोटी भुजा निकालनी रहती है तो आपको बड़ी भुजा का वर्ग में से छोटी भुजा के वर्ग को माइनस करनी पड़ती है। अगर आपको छोटी भुजा निकालनी रहती है तो आपको बड़ी भुजा के वर्ग में से छोटी भुजा को माइनस करनी रहती है। तो चलिए इसमें हम लोग एक प्रश्न कर लेते हैं ताकि आपका ये भी कंसेप्ट जो है क्लियर हो जाए। मान लेते हैं कि आपके पास एक त्रिभुज बना दिया गया है, ये आपके पास एक समकोण त्रिभुज दिया ए बी और सी, है ना, और यहाँ पे ये 90 डिग्री दे दिया और इसका मान दिया 5, इसका मान दिया 3 और इसका मान हमको निकालना। चलिए इसका मान हम x मान लेते हैं। सारे बच्चे इसका मान बताएंगे, चैट बॉक्स में सारे से बच्चे इसका मान बताएंगे कि x का मान क्या होगा, x का मान क्या होगा, सारे बच्चे बताएंगे। तो मैं आपको हिंट देता हूं, देखिए 90 के सामने वाला क्या कहलाता है, 90 के सामने वाला पर कहलाता है कर्ण, यानी 5 क्या है, 5 आपका कर्ण है, ठीक है। 3 क्या हो गया, 3 आपका लंब हो गया, और x क्या है, x आपका हो गया आधार। यानी अगर आपको आधार निकालना होता है तो आधार का क्या फॉर्मूला है, आधार का फॉर्मूला है कि आधार का वर्ग करते हैं तो बड़का भुजा जो है, बड़ा वाला भुजा कौन सा है, कर्ण, कर्ण के वर्ग में से हम लोग लंब का माइनस कर देंगे, लंब का वर्ग को माइनस कर देंगे। चलिए अब इतना काफी है सारे बच्चों को बनाने के लिए। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, मतलब सारे बच्चे सही उत्तर दे रहे हैं, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। चलिए देखिए यहाँ पे देखिए आधार कितना दिया, आधार दिया x, x का वर्ग बराबर कर्ण कितना दिया, कर्ण दिया 5, 5 का वर्ग माइनस लंब कितना दिया, लंब दिया 3, 3 का वर्ग, और x का वर्ग बराबर होगा 5 का वर्ग कितने के बराबर होता है 25, और 3 का वर्ग 3 त्रिका 9, यानी x स्क्वायर किसके बराबर हो जाएगा, 25 में से 9 गया 16, 25 में से 9 गया 16। अब जैसे वर्ग हटता है तो क्या चल जाता है, आपके पास स्क्वायर रूट वर्गमूल हो जाता है। तो वर्गमूल अब 16 क्या होगा, वर्गमूल अब 16 हो जाएगा आपके पास 4 गुने 4, तो 2 मिलके क्या होगा, एक बाहर निकल जाएगा, तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 4, ठीक है। तो कितना आएगा आधार का मान, आधार का मान आ जाएगा 4। तो सारे के सारे बच्चे क्या करेंगे, इसका स्क्रीनशॉट लेंगे और चैट बॉक्स में वाई टाइप करेंगे। बहुत बढ़िया, इसका स्क्रीनशॉट लेना है आपको, चैट बॉक्स में वाई टाइप करना है, ठीक है ठीक है ठीक है। आ गया सर बच्चों को समझ में, बहुत बढ़िया। चलिए अगर आपको यहां तक समझ में आ गया है, अगर यहां तक समझ में आ गया है तो आपके स्क्रीन पे क्वेश्चन है, आपके स्क्रीन पे एक क्वेश्चन है, और इस क्वेश्चन का आंसर कहां देना आपको, इस क्वेश्चन का आंसर आपको जो है पोल सेक्शन में जाकर देनी है। कहां देनी है, पोल सेक्शन में जाकर देनी है। सारे बच्चों को देनी है, कहां से देनी है, तो पोल सेक्शन में जाकर देनी है। क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन है दिए गए त्रिभुज में बीसी की लंबाई ज्ञात कीजिए, दिए गए त्रिभुज में बीसी की लंबाई ज्ञात कीजिए, ठीक है। सारे बच्चे कहां से करेंगे, सारे सारे बच्चे जो हैं पोल सेक्शन में जाकर आंसर करेंगे। कोई बच्चा चैट बॉक्स में आंसर नहीं करेगा, तो मैं चैट बॉक्स ऑफ कर दिया आपके लिए, सभी बच्चे आंसर करेंगे। चलिए आप थोड़ा सा टाइम ले लीजिए, देखिए मैं आपको हिंट देता हूं, ध्यान दीजिए। यहाँ पे देखिए ये क्या है, ये है 90 डिग्री, तो 90 के सामने वाला क्या कहलाता है, 90 के सामने वाला कहलाता है कर्ण, तो ये हो गया कर्ण, और ये क्या कहलाएगा, ये होगा आपका लंब। तो आपको क्या निकालना है, आपको निकालना है आधार, आपको क्या निकालना है आधार। आप आधार को क्या मान लीजिए, आधार को मान लेते हैं, चलिए एक्स मान लेते हैं, आधार को क्या मान लेते हैं एक्स, मतलब कि आपको एक्स निकालना है, जिसे बीसी की लंबाई होता है ना, तो बीसी क्या मान लीजिए एक्स निकालना है। यानी कौन सा फॉर्मूला लगेगा, फॉर्मूला लगेगा हमारे पास आधार का वर्ग बराबर क्या होता है, कर्ण का वर्ग माइनस कर्ण का वर्ग, कर्ण का वर्ग माइनस लंब का वर्ग, कर्ण का वर्ग माइनस लंब का वर्ग, ठीक है। चलिए जल्दी से इसका आंसर कीजिए सभी बच्चे। कहां करना है आपको आंसर, पोल सेक्शन में जाकर करनी है। कहां करनी है आंसर आपको, तो पोल सेक्शन में जाकर करनी है। जल्दी से आंसर कीजिए सारे बच्चे। अभी तक भी बहुत कम बच्चे जो है इसका आंसर कर पा रहे हैं, लेकिन जितने बच्चे ने आंसर किया है सही आंसर किया है, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। चलिए जल्दी जल्दी आंसर कीजिए इसका, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। कहां आंसर करना आपको, तो आपको जो आंसर करनी है पोल सेक्शन में जाकर आंसर करनी है। कहां आंसर करनी है, तो पोल सेक्शन में जाकर आंसर करनी है, ठीक है। थोड़ा सा टाइम ले लीजिए, थोड़ा सा टाइम ले लीजिए आप, लेकिन आंसर इसका सही कीजिए। चलिए हम लोग उल्टी गिनती स्टार्ट करते हैं, अब उल्टी गिनती हम लोग स्टार्ट करते हैं। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। चलिए इसको हम लोग डिस्कस करते हैं।
बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, ध्यान दीजिए कि सारे बच्चे यहाँ ध्यान देंगे। देखिए आधार, आधार को हम लोग ने क्या माना है, आधार को हम लोग ने मान लिया x, जो कि BC थी, x का वर्ग, कर्ण कितना है, कर्ण है 25 का वर्ग, माइनस लंब कितना है, लंब है 7 का वर्ग, है ना। देखिए x का वर्ग बराबर होता है 25 का वर्ग, मतलब देखिए यहाँ लिख देते हैं 25 का वर्ग बराबर 25 गुने 25 कितना के बराबर होता है, तो 625 के बराबर होता है। देखिए 625 माइनस 7 का वर्ग कितना होगा, 7 का वर्ग होगा 49, यानी 625 में से अगर हम लोग 49 घटाते हैं तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपके पास 576। कितना हो जाएगा, 576। अब हमको x का मान निकालना तो क्या करेंगे, इसको रूट लगा देंगे, तो रूट 576 का मान कितना होता है, तो मैंने अभी आपको कराया था, रूट 576 का मान कितना होता है, देखिए रूट 576 का मान कितना होता है, तो 24 होता है। रूट 576 का मान कितना होता है, तो 24 होता है, जो कि मैंने अभी आपको यहाँ पे कराया था। देखिए तो यानी यहाँ पे भी वही आ गया, तो रूट 576 का मान कितना हो जाएगा, 24 मीटर हो जाएगा। तो कौन सा ऑप्शन सही है, तो ऑप्शन सी जो है मेरा सही उत्तर है। तो सारे के सारे बच्चे क्या करेंगे, इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लेंगे और चैट बॉक्स में वाई टाइप करेंगे, क्योंकि बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। इसलिए मैंने आपको पहले वर्ग सिखाया, फिर वर्गमूल सिखाया, फिर मैंने आपको पाइथागोरस अच्छे से बताया, ठीक है। क्योंकि बहुत बच्चों को नहीं वर्ग में प्रॉब्लम था, और किसमें प्रॉब्लम था, उनको लंब में भी प्रॉब्लम थी, उनको लंब में भी प्रॉब्लम थी, उनको वर्गमूल में भी प्रॉब्लम थी। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, चलिए अगर यहां तक सारे बच्चों को समझ में आ गया है तो चैट बॉक्स में वाई टाइप करेंगे। आगे सारे बच्चों को समझ में बहुत बढ़िया। चलिए अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं कॉन्ग्रुएंस सर्वांग समता। क्या पढ़ने जा रहे हैं, कॉन्ग्रुएंस सर्वांग समता। क्या पढ़ने जा रहे हैं, कॉन्ग्रुएंस सर्वांग समता। अब ये क्या होता है, तो चलिए देख लेते हैं। ये जो होता है, ये किन्हीं दो वस्तुओं का आकार और आकृति समान हो तो उसे वे दो वस्तुएं क्या कहलाते हैं, सर्वांग कहलाते हैं। कहने का मतलब ये है कि कभी भी दो वस्तुएं जिनकी आकार और आकृति, क्या क्या, आकार और आकृति, आकार और आकृति दोनों समान हो, उससे कहते हैं सर्वांग सम। उन दोनों आकृति को क्या कहते हैं, सर्वांग सम। जैसे कि मान लेते हैं कि आपके सामने एक पेंसिल ये दिया हुआ है, इसका कुछ आकार होगा और कुछ आकृति होगी। आकार कहने का मतलब ये छोटा है बड़ा है, आकृति कहने का मतलब कि किस आकृति की है, पेंसिल की आकृति की है, ठीक है। इसका मतलब मान लेते हैं और इसकी इसी के जैसे एक और पेंसिल है, जैसे ये एक पेंसिल हो गया और एक ये पेंसिल हो गया, तो देख सकते हैं कि दोनों की आकार और आकृति, दोनों के दोनों आकार और आकृति क्या है, एक ही जैसा है। दोनों के दोनों आकार भी सेम है, दोनों के दोनों आकृति भी सेम है। मतलब ये दोनों आकृति, दोनों वस्तुएं क्या कहलाएंगे, दोनों के दोनों वस्तुएं जो है सर्वांगसम कहलाएंगे। क्या कहलाएंगे, तो सर्वांगसम कहलाएंगे। दोनों के दोनों वस्तुएं क्या कहलाएंगे, सर्वांगसम कहलाएंगे। इंग्लिश में बोलते हैं कॉन्ग्रुएंस कहलाएंगे। चलिए इसी प्रकार आपके दैनिक जीवन में बहुत सारे होते हैं, आप लोगों को उदाहरण पता होगा, सारे बच्चे उदाहरण बताएंगे चैट बॉक्स में। आपके दैनिक जीवन में कौन कौन से जो चीजें होती हैं, कॉन्ग्रुएंस होती हैं, सर्वांगसम होती हैं, जल्दी से बताएंगे सारे बच्चे। विंडोज, हाँ विंडोज बोल सकते हैं, हाँ हो सकता है, हाँ एक ही घर में जो विंडोज बनती है वो एक ही जैसे होती है, हाँ विंडोज हो जाएगा, ठीक है हो सकता है। और बुक, हाँ चलिए बुक भी हो सकता है, बहुत बढ़िया, बुक भी हो सकता है। देखिए बुक भी हो सकता है, देखिए किस प्रकार का बुक हो सकता है, एक ही जैसा होना चाहिए। हाँ क्वाइन, हाँ 1 रुपया क्वाइन है तो सारे सारे उसी के जैसा होना चाहिए, तो काला है। हथेली है, बहुत बढ़िया। आधार कार्ड सेम नहीं हो सकता, आधार कार्ड नहीं बोल सकते क्योंकि आपके आधार कार्ड पे मेरा नंबर तो नहीं रहेगा, आधार कार्ड का सबका नंबर अलग अलग होता है, तो आधार कार्ड नहीं बोल सकते हम लोग, ठीक है। चलिए नोटबुक बोल सकते हैं, हाँ हथेली बोल सकते हैं। दोनों हथेली क्या हो गया, दोनों हथेली एक दूसरे का कॉन्ग्रुएंस है। चलिए अब यहाँ ध्यान देंगे, यहाँ ध्यान देंगे, देखिए ये एक नोटबुक है और एक ये नोटबुक है। देखिए दोनों की आकार, टीवी, अब डिपेंड करता है कि आपका घर जो टीवी है वही टीवी दूसरे के घर भी होगा तो वो आपका कॉन्ग्रुएंस कहलाएगा। हाँ दूर भी हो जाएगा। देखिए तो ये दोनों की क्या है, दोनों की आकार और आकृति दोनों में
समान है, बराबर है, एक ही जैसा है, तो क्या कहलाएंगे, ये कहलाएंगे आपके सर्वांग सम। बहुत सर्वांग सम, बहुत बढ़िया दिए। एक बच्चे ने आंसर दिया है सर मोबाइल। हाँ मोबाइल भी हो सकता है, कौन सा मोबाइल, जैसे मान लेते हैं कि आपके पास ओप्पो का कोई मोबाइल है, जैसे F3 मानते कंपनी है, उसी वही मोबाइल किसी और के पास है, वही सेट है, तभी उन दोनों को कहेंगे सर्वांग सम। नहीं तो ऐसा हो सकता है कि किसी के पास सादा मोबाइल हो छोटा सा और किसी के पास बड़ा वाला मोबाइल हो, तो क्या दोनों सर्वांग सम होंगे, नहीं होंगे। सबसे महत्वपूर्ण बात क्या है, सेम साइज होना चाहिए, सेम साइज होना चाहिए, और इसकी सेम आकृति होनी चाहिए, मतलब कि शेप होने चाहिए, फिगर होनी चाहिए। ठीक है, चलिए अभी आपको समझ में आ जाएगा, अभी आपको समझ में आ जाएगा। जैसे कि सारे बच्चे बताएंगे कि ये दोनों आकृति जो है, ये दोनों आकृति जो है ये सर्वांग सम है या नहीं। अगर है तो वाई टाइप कीजिए, नहीं है तो एन टाइप कीजिए। अगर है तो वाई टाइप कीजिए, नहीं है तो एन टाइप कीजिए। बहुत बढ़िया, ये नहीं है क्यों, क्योंकि देखिए यहाँ पे अगर बात करें तो देखिए आकृति बोल सकते हैं कि दोनों के दोनों क्या है, दोनों के दोनों टेबल है, लेकिन क्या दोनों के साइज समान है, क्या दोनों के मतलब कि आकार समान है, क्या दोनों के आकार समान है, नहीं। दोनों के ना ही आकार समान है, ना ही आकृति समान है, ना ही आकार समान है, ना ही आकृति समान है, इसकी वजह से ये सर्वांग सम नहीं है। उसी प्रकार आप बताइए ये दोनों जो है सर्वांग सम है या नहीं। अगर है तो वाई टाइप कीजिए, नहीं है तो एन टाइप कीजिए। अगर है तो वाई टाइप कीजिए, नहीं है तो एन टाइप कीजिए। बहुत बढ़िया, जो बच्चे बता रहे हैं एन टाइप कर रहे हैं वो बच्चे बताएंगे कि क्यों नहीं है। जो बच्चे बता रहे हैं एन टाइप कर रहे हैं वो बच्चे बताएंगे क्यों नहीं है। बहुत बढ़िया, क्यों नहीं है, देखिए इनकी तो जो आकृति है, जो इसकी शेप है वो तो सेम है, वो तो ठीक है। हाँ ये भी टेबल है, ये भी सेम टेबल है, लेकिन क्या इनकी आकार, क्या इनकी साइज जो है सेम है, क्या इनकी साइज सेम है, नहीं। ये छोटी है तो ये बड़ी है, तो क्या इनकी साइज सेम है, नहीं है। जिसके वजह से ये क्या है, जिसके वजह से ये क्या है, ये आपके सर्वांग सम नहीं है, ये आपके सर्वांग सम नहीं है, क्योंकि एक छोटा है तो एक बड़ा है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, मतलब सारे बच्चों को ये समझ में आ गया है, मतलब सारे बच्चों को समझ में आ गया है। ठीक है, तो चलिए इसी का उपयोग करके हम लोग पढ़ने वाले हैं त्रिभुज में सर्वांग सम। ठीक है, मतलब तल आकृतियों की सर्वांग समता, कंग्रुएंस ऑफ प्लेन फिगर। अब ये क्या होती है, चलिए ध्यान देंगे सारे बच्चे स्क्रीन पे। अब कोई बच्चा चैट बॉक्स में ध्यान नहीं देगा, सारे बच्चे कहां ध्यान देंगे, स्क्रीन पे ध्यान देंगे। ठीक है, चलिए यदि किन्हीं दो आकृतियों का आकार समान हो, देखिए इनका क्या है, इनका आकार समान है। आकार समान का मतलब, कहने का मतलब ये है कि अगर ये भुजा 4 सेंटीमीटर है तो ये भी देखिए कितनी है, 4 सेंटीमीटर। उसी प्रकार मतलब ये 3 सेंटीमीटर है तो ये भी देखिए 3 सेंटीमीटर है। अगर ये 2 सेंटीमीटर है तो देखिए ये भी क्या है, 2 सेंटीमीटर है। इसका मतलब क्या हुआ कि इन दोनों आकृतियों की आकार सेम है, तो वे दोनों आकृति क्या कहलाएंगे, वे दोनों आकृति जो है आपका सर्वांग सम होंगे। इसका मतलब ये दोनों त्रिभुज क्या होंगे, सारे बच्चे बताएंगे ये दोनों त्रिभुज जो है सर्वांग सम होंगे या नहीं होंगे। ये दोनों त्रिभुज जो है सर्वांग सम होंगे या नहीं होंगे, सारे बच्चे बताएंगे चैट बॉक्स में। होंगे, बहुत बढ़िया, ये दोनों त्रिभुज जो है आपके सर्वांग सम होंगे। ये दोनों त्रिभुज क्या होंगे, आपके सर्वांग सम होंगे। चलिए अब यहाँ पे सबसे महत्वपूर्ण बात ये आता है कि सर सर्वांग सम का सर चिन्ह कैसे होता है, इसका साइन कैसे होता है। ठीक है, तो चलिए सभी बच्चे ध्यान देंगे यहाँ पे। अगर आपको बराबर का साइन याद है तो ये होगा बराबर का साइन, और इसके ऊपर क्या करते हैं, उल्टा एस कर देते हैं, इसके ऊपर एक उल्टा एस कर देते हैं, तो ये कहलाता है आपका सर्वांग सम का चिन्ह। ये जो है ये कहलाता है आपका सर्वांग सम का चिन्ह। ये जो है आपका सर्वांग सम का चिन्ह है, क्या है ये, एक सर्वांग सम का चिन्ह है। तो कभी भी अगर आपको सर्वांग सम बताना है तो एक इक्वल का साइन कीजिएगा, एक बराबर का साइन, उसके ऊपर एक उल्टा एस कर दीजिएगा, उसके ऊपर एक उल्टा एस कर दीजिएगा, ये कहलाएगा आपका सर्वांग सम का चिन्ह। आगे समझ में, अगर सारे बच्चों को चिन्ह समझ में आ गया कि सर्वांग सम का चिन्ह कैसे होता है, तो चैट बॉक्स में वाई टाइप करेंगे। ऐसे आपको इक्वल डालना है और उसके ऊपर ऐसे उल्टा एस कर देना है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। इसका मतलब ये हुआ, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये जो त्रिभुज है, इस त्रिभुज की क्या है, इस त्रिभुज की सर्वांग सम है। तो इसलिए यहाँ पे लिखा क्या है, त्रिभुज ABC सर्वांग सम। इसका मतलब क्या होगा, सर्वांग सम त्रिभुज PQR। क्या लिखा गया, PQR।
ठीक है, यहां तक सारे बच्चों समझ में आ गया? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। चलिए, तो अगर ये दोनों सर्वांगसम होते हैं, अगर ये दोनों त्रिभुज सर्वांगसम होते हैं, तो इनके जो संगत शीर्ष होता है, जैसे मान लीजिए कि जो शीर्ष ए है वो किसके बराबर होगा? वो पी के बराबर होगा। देखिए, ए शीर्ष किसके बराबर होगा? पी के बराबर होगा। उसी प्रकार जो संगत शीर्ष बी है वो किसके बराबर होगा? वो क्यू के बराबर होगा। उसी प्रकार जो संगत शीर्ष सी है वो किसके बराबर होगा? वो आर के बराबर होगा। वो किसके बराबर होगा? आर के बराबर होगा। तो सारे के सारे बच्चे इसका स्क्रीनशॉट लेंगे, सारे सारे बच्चे इसका स्क्रीनशॉट लेंगे। चलिए, अब आते हैं सबसे महत्वपूर्ण सीखने, सबसे महत्वपूर्ण बात सीखने, वो है संगत भुजाएं। उसको मैं अपने समय आता हूं, ध्यान देंगे। यहाँ पे मैं क्या करता हूं, यहाँ पे दो त्रिभुज बनाता हूं। देखिए, एक त्रिभुज ये हो गया और दूसरा त्रिभुज ये हो गया, ठीक है। और इसका नामकरण करता हूं। चलिए, यहाँ पे हो गया ए, यहाँ पे हो गया बी, और यहाँ पे हो गया सी, यहाँ पे हो गया पी, यहाँ पे हो गया क्यू, और यहाँ पे हो गया आर। सारे बच्चे यहाँ ध्यान देंगे। कोई बच्चा माइक ऑन नहीं करेगा, कोई बच्चा माइक ऑन नहीं करेगा। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, ध्यान देंगे यहाँ पर सारे बच्चे। देखिए, कोई बच्चा माइक ऑन नहीं करेगा। निशा रथी नाम से जो भी बच्चा ज्वाइन हुआ, अपना माइक ऑफ रखें। एक बार सारे बच्चे चैट बॉक्स में कंफर्म करेंगे मेरी आवाज आपको सुनाई दे रही है, तो वाई टाइप कीजिए सारे बच्चे। दे रही है ना? बहुत बढ़िया, चलो ठीक है। अब सारे के बच्चे जो स्क्रीन पे ध्यान देंगे, क्योंकि बहुत ही महत्वपूर्ण बात बताने जा रहा हूँ, बहुत ही महत्वपूर्ण बात बताने जा रहा हूँ। सारे बच्चे स्क्रीन पे ध्यान देंगे, ध्यान दीजिए। देखिए, अगर आपके पास दो त्रिभुज दिया, जैसे मान लीजिए 4 सेंटीमीटर और ये भी क्या है? 4 सेंटीमीटर, और मान लीजिए 3 है तो ये इसको मान लीजिए 3, और ये क्या है? 2 है तो इसको मान लीजिए 2। अगर मैं यहाँ पे बोल दूं आपको कि त्रिभुज, चलिए मैं यहाँ बोल दूं त्रिभुज जो है ए बी सी आपकी सर्वांगसम है त्रिभुज पी क्यू आर के, इसका मतलब ये हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि जो ये ए बी भुजा है वो किसके संगत है? वो पी क्यू के संगत है। किसके संगत में है? ए बी भुजा जो है किसके संगत में है? पी क्यू के संगत में है। चलिए, इसी प्रकार बताइए कि ये जो बीसी भुजा है किसके संगत में है? ये जो बीसी भुजा है किसके संगत में है? सारे बच्चे बताएंगे ये बीसी भुजा किसके संगत में है? क्यू आर के। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। चलिए, इसी प्रकार सारे सारे बच्चे बताएंगे ये सी ए भुजा है किसके संगत में है? ये सी ए भुजा है किसके संगत में है? ये सी ए भुजा किसके संगत में है? ये सी ए भुजा किसके संगत में? नहीं नहीं नहीं, मुझे पता था आप लोग यही गलती कीजिएगा। ध्यान दीजिए, मैंने यहां से, देखिए मैंने यहां से ए से बी बोला, तो ए बी किसके बराबर था? पी क्यू के बराबर था। उसी प्रकार देखिए, बी से मैंने सी बोला, तो ये किसके बराबर था? ये क्यू आर के बराबर था। इसी प्रकार मैंने देखिए सी से किसको बोला है? सी से ए बोला, इसमें मतलब ये किसके बराबर होगा? ये बराबर होगा आर से पी के बराबर होगा। किसके बराबर होगा? आर से पी के, ना कि पी से आर के बराबर होगा। समझ में आया? ये सबसे महत्वपूर्ण बात था। सारे बच्चे एक बार ध्यान से देखेंगे। देखिए, मैंने सबसे पहले आपको बोला था, मैं यहां से इसको मिटा देता हूं तब अच्छे से समझ में आएगा आपको। चलिए, यहाँ पे ध्यान देंगे सारे बच्चे, ध्यान ध्यान देंगे, बहुत महत्वपूर्ण बात बताने जा रहा हूँ, ठीक है? ध्यान दीजिए। अगर मैंने आपको बोला, अगर मैंने आपको बोला ए से बी, इसका मतलब ये पी से क्यू के बराबर होगा, ठीक है? उसी प्रकार मैंने अगर बोला बी से सी, तो ये क्यू से आर के बराबर होगा। उसी प्रकार मैंने बोला सी से ए, इसका मतलब ये किसके बराबर होगा? ये आर से पी के बराबर होगा, ठीक है? अगर आपको यहां से नहीं समझ में आया तो कहां से और समझ सकते हैं? कहां समझ सकते हैं? यहां समझ लीजिए। देखिए, यहाँ पे देखिए, अगर ये ए बी के बारे में पहले बोला है, यहाँ पे किसके बराबर होगा? ये पी क्यू के बराबर होगा, ठीक है? अगर उसके बाद अगर ये बीसी के बराबर बोला है तो किसके बराबर होगा? क्यू आर के बराबर होगा, मतलब क्यू आर के संगत होगा। उसी प्रकार अगर यहाँ पे ये बोल रहा है सी ए, मतलब पहले सी बोला फिर है, तो किसके बराबर होगा? ये आरपी के बराबर होगा, आरपी के संगत होगा। चलिए, इसी प्रकार एक और त्रिभुज बनाता हूं आपके लिए। चलिए, एक त्रिभुज और बनाता हूं। देखिए, ये हो गया एक्स वाई जेड, और यहां पे मैं बोल देता हूं पी क्यू, और इधर बोलता हूं आर। और मैं यहां पे बोल रहा हूं कि जो त्रिभुज एक्स जेड वाई सर्वांगसम है आपके त्रिभुज पी क्यू आर के, पी क्यू आर के। तो चलिए, सारे से बच्चे बताएंगे। पहले मैं बोल रहा हूं एक्स वाई, एक्स जेड किसके संगत है? एक्स जेड किसके संगत है? एक्स जेड किसके संगत है? बहुत बढ़िया। देखिए, कहां से देखना? देखिए, यहां से देख लीजिए। एक्स जेड जो है किसके बराबर है? किसके संगत में है? तो पी क्यू के संगत में है। किसके संगत में है? पी क्यू के। उसी प्रकार अगर मैं बोलूं यहाँ पे आपको जेड वाई किसके संगत में है? जेड वाई किसके संगत में है? क्यू आर के। बहुत बढ़िया। कैसे देखेंगे? कैसे देखेंगे? तो यहां से देख लीजिए।
ये हो गया जेड वाई, तो यहां से हो जाएगा जेड क्यू और आर, तो किसके संगत में हो गया, क्यू आर के। ठीक है, उसी प्रकार बताइए एक्स वाई किसके संगत में है, एक्स वाई किसके संगत में है, एक्स वाई बोला है मैंने, एक्स वाई। देखिए पहले इसको एक्स को लेना है फिर वाई को लेना है, तो पहले इसको किसको लेंगे, पहले पी को लेंगे फिर आर को लेंगे, किसके संगत में होगा, पी आर। आगे समझ में। चलिए इसका भी स्क्रीनशॉट लेते हैं, स्क्रीनशॉट लेते चलना, आपको स्क्रीनशॉट लेते चलना है। आगे समझ में। चलिए इसी प्रकार अगर मैं आपसे बोलूं कि त्रिभुज ट्रायंगल जो है एम एन क्यू सर्वांगसम है ट्रायंगल आर ओ पी। ठीक है, तो सबको बताना है कि एम एन किसके संगत है, एम एन किसके संगत है, सारे बच्चे बताएंगे एम एन किसके संगत है, सारे बच्चे बताएंगे किसके संगत है एम एन, एम एन किसके संगत है। देखिए ध्यान दीजिए, देखिए यहां से एम और यहां से एन, देखिए यहां से कौन होगा, यहां से आर और यहां से ओ, जहां से स्टार्ट होता है वहां से देखिए आर एम एन आर ओ किसके संगत हो गया, आर ओ के। चलिए उसी प्रकार बताइए एन क्यू किसके संगत है, एन क्यू किसके संगत में है, एन क्यू किसके संगत में, बहुत बढ़िया, किसके संगत में, ओपी के। देखिए यहां से यहां तक, तो यहां से यहां तक किसके हो जाएगा, संगत में ओपी के। उसी प्रकार बताइए क्यू एन किसके संगत में है, क्यू एन किसके संगत में है, क्यू एन ध्यान दीजिए क्या लिखा है मैंने, देखिए मैंने क्या लिखा है, क्यू एन लिखा है मैंने हाँ बहुत बढ़िया, किसके संगत में, देखिए यहां से यहां, देखिए यहाँ पे यहाँ पहले पहले क्यू फिर एन, तो यहां से क्या होगा, पी फिर ओ, क्या होगा, पी ओ के। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। चलिए इसी प्रकार बताइए क्यू एम किसके संगत में है, क्यू एम किसके संगत में है, क्यू हम देखिए कहां से है, पहले ये क्यू फिर एम, तो फिर यहां से पी फिर आर, कौन से होगा, पी आर के। आगे समझ में। चलिए इसी प्रकार बताइए एम क्यू किसके संगत में है, एम क्यू किसके संगत में है, जल्दी बताइए एम क्यू किसके संगत में है, आर पी। देखते हैं हम लोग, देख लेते हैं, देखिए एम और ये क्यू, तो यहाँ पे क्या होगा, आर फिर क्यू, किससे हो जाएगा, आर और क्यू के। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, मतलब कि आपको समझ में आ गया कैसे, देखते हैं। चलिए एक और एग्जांपल लेते हैं, चलिए इसमें सभी बच्चों को सही होना चाहिए। देखिए ट्रायंगल एक्स वाई जेड सर्वांगसम है ट्रायंगल एम एन ओके। ठीक है, चलिए मैं इससे पूछते जाता हूँ, पहले सबसे पहले बताइए एक्स वाई किसके संगत में है, एक्स वाई किसके संगत में, एम एन के। बहुत मतलब एक्स वाई जो है एम एन के संगत में है, एम एन के संगत में है। चलिए अब बताइए जेड एक्स किसके संगत में है, सबसे पहले देखिए जेड एक्स किसके संगत में है, पहले जेड फिर एक्स किसके संगत में है, ओ एम। बहुत बढ़िया, ओ एम, बहुत बढ़िया। चलिए इसी प्रकार बताइए सारे बच्चे वाई जेड किसके संगत में है, वाई जेड किसके संगत में है, ये हो गया वाई और ये हो गया जेड। देखिए यहां से हो गया एन, ये हो गया ओ, किसके हो गया, एनओ के, मतलब नो। ठीक है, मतलब सारे बच्चों को ये समझ में आ गया संगत भुजाएं के बारे में। अगर सारे बच्चों को ये समझ में आ गया तो चैट बॉक्स में वाई टाइप करेंगे। आगे सारे बच्चों समझ में, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। चलिए इसी प्रकार हम लोग डिस्कस करेंगे संगत कोण के बारे में, किसके बारे में डिस्कस करेंगे, चलिए यहीं पे डिस्कस कर लेते हैं। यहीं पे देखिए अगर मैं आपको बोलूं कि त्रिभुज ए बी सी जो है सर्वांगसम है त्रिभुज पी क्यू आर के, इसका मतलब अगर आपको कोण के बारे में देखना है, अगर कोण को देखना है, तो यानी जो कोण ए है वो किसके बराबर होगा, कोण ए किसके संगत होगा, कोण ए किसके संगत होगा, कोण पी के होगा। उसी प्रकार सारे बच्चे बताएंगे कोण बी किसके संगत में होगा, कोण बी किसके संगत में होगा, कोण बी किसके संगत में होगा, क्यू के, क्योंकि ये दूसरा है तो इसका भी दूसरा कौन सा है, क्यू है, कोण क्यू के। उसी प्रकार कोण सी किसके संगत में होगा, कोण सी किसके संगत में होगा, आर के। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। चलिए एक एग्जांपल और लेते हैं, जल्दी ध्यान देंगे। यहाँ पे मिल लेते हैं कोण एक्स वाई जेड सर्वांगसम मान लेते हैं ओ एम, चलिए त्रिभुज है ओ एम एन के। चलिए बताइए कोण में, बताइए कोण में सबसे पहले बताइए कोण जेड किसके संगत में होगा, कोण जेड किसके संगत में होगा, बहुत बढ़िया, एन है, इसका लास्ट क्या है, एन है, बहुत बढ़िया। चलिए इसी प्रकार बताइए कोण एक्स किसके संगत में होगा, कोण एक्स किसके संगत में होगा, ओके, क्योंकि इसका पहला क्या है, ओ है, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। चलिए इसी प्रकार बताइए कोण वाई किसके संगत में होगा, कोण एम के। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, मतलब मेरे सारे स्टूडेंट बहुत तेज हैं। चलिए इसी प्रकार से यहाँ देख लीजिए, जल्दी जल्दी बता दिए कोण ए के संगत में कौन सा होगा, जल्दी बताइए कोण ए के संगत में कौन सा होगा,
कोर ए के संगत में कौन सा होगा, कोर पी। देखिए यहाँ से कोर ए किसके बराबर होगा, कोर पी के, बहुत बढ़िया संगत में। और कोर बी किससे संगत में होगा, क्यू के। और कोर सी किससे संगत में होगा, आर के, जो कि यहाँ पे लिखा हुआ है। आगे समझ में, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। चलिए, अगर यहाँ तक सारे बच्चों को समझ में आ गया है, अगर यहाँ तक सारे बच्चों को समझ में आ गया है, तो चैट बॉक्स में वाई टाइप करेंगे। जमीन दे रही है ये, जाओ में आलू कर ले, जाओ में गेहूं कर ले, अरे तुम्हें लूट चंदर पाल सिंह नाम से जो भी बच्चा ज्वाइन हुआ है, अगर फिर से अगर आपने माइक ऑन किया तो मैं आपको कल से क्लास में आने नहीं दूंगा। सबसे पहली बात, किसी बच्चे को माइक ऑन नहीं करना है, किसी बच्चे को माइक ऑन नहीं करना। आपको डाउट पूछनी है तो आप चैट बॉक्स में डाउट पूछिए। चलिए, तो आज तक हम लोगों ने, हाँ, आज तक मतलब कि अभी तक हम लोगों ने यहीं तक पढ़ा है, तो आज के लिए हम लोग यहीं तक पढ़ेंगे। अब क्या करते हैं, आपका होमवर्क देख लेते हैं कि आपको कौन कौन सा होमवर्क बनाकर लानी है। तो सबसे पहला आपको प्रश्नवाली 9.1, तो मैं क्या करता हूं, आपका चैट बॉक्स पहले ऑफ कर देता हूं, पहले चैट बॉक्स ऑफ करता हूं। अब मैं उल्टी गिनती स्टार्ट करूंगा, जैसे मेरी उल्टी गिनती एंड होगी मैं दूसरा स्लाइड दिखाऊंगा, उसके पहले आपको स्क्रीनशॉट ले लेनी है, ठीक है। चलिए, सबसे पहला है प्रश्नवाली 9.1, 5 4 3 2 1। आशा करते हैं कि आप सभी ने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। चलिए, प्रश्नवाली 10.1, 5 4 3 2 1। मेरे स्क्रीनशॉट, मेरे उल्टी गिनती खत्म होने से पहले आपको स्क्रीनशॉट ले लेनी है, ठीक है। चलिए, इसी प्रकार से प्रश्नवाली 10.2, 5 4 3 2 1। आशा करते हैं कि आपने इसका भी स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। चलिए, इसी प्रकार से प्रश्नवाली 11.1, तो आज का होमवर्क हो गया 9.1, 10.1, 10.2 और 11.1 और 11.1। तो सारे के सारे बच्चे अगर यहां तक स्क्रीनशॉट ले लिए हैं, तो चैट बॉक्स में वाई टाइप करेंगे। अगर यहां तक अगर आपको सारी चीजें समझ में भी आ गई है तो चैट बॉक्स में वाई टाइप कीजिए, अगर नहीं समझ में आई है तो एन टाइप कीजिए। जिन बच्चों को कुछ भी डाउट है अभी तक, वो बच्चे एन टाइप करेंगे और यहां रुकेंगे।